कंपटीशन दिए थे, तो उसके बाद से धीरे धीरे हम लोग को भी एक पाथ मिलते गया, उधर हम लोग बढ़ते गए। लेकिन अगर हमको पहले से क्लियर रहता कि हमको सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है तो इंजीनियरिंग हम देने ही नहीं जाते। इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है 4 साल का कोर्स होता है, तो 4 साल में 1 साल जो है वेस्ट जा रहा है। अगर हमको था कि यूपीएससी देना है तो 3 साल का कोई ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन किए होते और ग्रेजुएशन करके यूपीएससी दिए होते, उस समय सिलेक्शन होता। तो उस समय कुछ माइंड में था ही नहीं, तो उस समय चल रहा था कि डॉक्टर इंजीनियरिंग सबसे अच्छा कैरियर ऑप्शन होता है, तो इसलिए उसके लिए जाना चाहिए। 2 भाई डॉक्टर हो गए थे, बकरे वाले 2 भाई में थे, तो हमको था कि हमको इंजीनियरिंग करना है। इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा बात उसमें थी ही नहीं। तो ये चीज़ अगर हम कोई कैरियर पाथ बताने वाला रहता तो हम लोग उसी समय सिंपल ग्रेजुएशन, कोई सा भी ग्रेजुएशन करते थे, वो 3 साल का होता है और एज का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम में। अगर आप जल्दी सिविल सर्विसेज एग्जाम में घुस गए हैं तो आपको उतने ऊंचाई तक पहुंचने का मौका मिलेगा। आप लेट से एंट्री करिएगा तो वो जो ऊपर वाला जो पोस्ट होता है वो आपके हाथ से बाहर हो जाता है एक तरह से। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को जानकारी ही नहीं थी। तो फिर इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद उस समय स्टडी लोन ले लिए थे, तो स्टडी लोन को चुकाने के लिए नौकरी ज्वाइन कर लिए। जो वहाँ से कैंपस सिलेक्शन जो हुआ उसको ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करके जब स्टडी लोन चुकता किए तब उस समय धीरे धीरे सिविल सर्विसेज के बारे में पता चला था, क्योंकि आईटी में कुछ बैचमेट्स थे जो कि बिहार के रहने वाले थे, वो तैयारी उस समय करते थे, तो तुम लोग से सुने थे। और उसके बाद जब नौकरी में चले गए तो कुछ बैचमेट्स का उसी समय सिलेक्शन भी हो गया, तो उन लोगों से बात होती थी, तो वो मोटिवेट किए यूपीएससी में आने देने के लिए। और एक और चीज़ हमेशा से दिमाग में था कि बिहार के लिए कुछ करना। बिहार के रहने वाले हैं, तो जहाँ के का आदमी रहता है तो कोई भी पद पे आदमी पहुँचता है या कुछ भी अचीव करता है, तो वो जो उसका समाज होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। उसका सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता है, तभी आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो हमेशा ये दिमाग में था कि समाज का कर्ज है मेरा, बिहार का कर्ज है मेरे ऊपर, इसलिए बिहार के लिए काम करना है। तो आईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद दिमाग में था कि बिहार में हम कैसे जा पाएंगे। आईटी में जब इंजीनियरिंग का जॉब ढूंढना चालू किया तो ठीक ठाक लेवल का कोई इधर जॉब ही नहीं था बिहार में। तो इसलिए फिर लगा कि ये दिमाग में आया कि अगर सिविल सर्विस एग्जाम देंगे तो बिहार में आकर के यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इस ध्येय के साथ मैंने फिर नौकरी छोड़ी और दिल्ली आ गया तैयारी करने के लिए। तैयारी करते सब एक सब ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया है, लेकिन उस समय 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था। तो उस समय भी थोड़ा वो हुआ कि गाइड करने वाला कोई था नहीं, तो लगा कि इंजीनियरिंग किए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं, तो इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ले लें। और एक फिजिक्स रखे हुए थे क्योंकि लगता था कि साइंस में अच्छा है, तभी आईटी में सिलेक्शन हुआ, तो इसलिए फिजिक्स में इंटरेस्ट भी था। तो फिजिक्स और मैकेनिकल लेकर के मैंने तैयारी चालू की और फिजिक्स और मैकेनिकल से एग्ज़ाम दिया। प्रीलिम्स में तो आसानी से हो गया, प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं हुआ। मेंस का एग्ज़ाम लिखे, लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आया, पहली बार भी नहीं आया, दूसरी बार भी नहीं आया। तो उस समय जब दूसरी बार एग्ज़ाम लिख रहे थे, मेंस एग्ज़ाम दे रहे थे, तब उस समय थोड़ा दिमाग में लगा कि इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आया है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम हम साथ ही साथ में लिखते रहते थे। इंजीनियर्स के लिए यूपीएससी ही इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है, जो कि जिसमें कि इंजीनियर्स का टॉप लेवल इंजीनियर्स का सिलेक्शन होता है और विभिन्न इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में उनकी नियुक्ति होती है। तो वो एग्जाम देते थे, तो उसमें हमेशा दो बार दिए, दोनों बार टॉप 10 में रैंक आता था, इधर होता नहीं था सिलेक्शन। तब लगा कि कुछ यूपीएससी का स्केलिंग का भी सिस्टम होता है, तो साइंस सब्जेक्ट मेरा अनुभव था, उसके आधार पर हमको लगता है कि साइंस सब्जेक्ट वालों को 2002 के बाद से जो पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, उसके बाद से थोड़ा डिसएडवांटेज हो गया। तो उस समय सेकेंड अटेम्प्ट देते समय सब्जेक्ट मैंने चेंज किया और ज्योग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्योग्राफी लेकर के एग्जाम लिखा और एक बार में ही सिलेक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो गाइडेंस लेना बहुत आवश्यक है। गाइडेंस अगर होता तो हम लोग ये जो इतना घूम के हम इस पोस्ट पे पहुंचे या आईपीएस बने, उसके बजाय शॉर्ट रास्ता था। 3 से 4 साल में हम इंटर के बाद 3 से 4 साल में हम आईपीएस बन सकते थे।
तो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रम में जाना भी चाहिए और अन्य भी जो भी गाइडेंस आपको मिल रहा है वो आपको लेना चाहिए गाइडेंस। तो एग्ज़ाम जो मैंने मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो की नहीं है, बीटेक ही मैंने IIT कानपुर से किया है, लेकिन कंपटीशन 2-3 कंपटीशन जो दिया तो सभी में सिलेक्शन मेरा हुआ है। तो उस आधार पे, उस अनुभव के आधार पे जनरल एक मार्गदर्शन आप लोग का कर सकता हूँ। ये अभी जो आप लोग एग्जाम दे करके आए, जो प्रतिभा सम्मान आज किया जा रहा है, ये मुख्य रूप से प्रतिभा सम्मान है कि परसेंटेज आप कितना ले आए हैं उसके आधार पे, आपने परसेंटेज लाया है उसके आधार पे आपका यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। लेकिन जो एक्चुअल जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, आपको टॉप में आना है। अगर 50 सीट है, 50 सीट के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, 5 लाख लोग एग्जाम लिखने वाले हैं, तो आपको 50 में आना है। अब परसेंटेज कुछ भी ले आइए, हो सकता है कि आप 50 में नहीं आए तो नहीं सिलेक्शन है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पूर्व के वक्ताओं ने बताया भी कि हमेशा अपना गोल सही से सेलेक्ट करिए, क्या कहाँ क्या आपको अचीव करना है, क्या अचीव करना है वो अच्छे से तय कर लीजिए। अभी मेरे हिसाब से यही बेस्ट समय है, अगर जो 10th में है खास करके उनके लिए तो एकदम सही समय है। जो 12th पास किए हैं उनके लिए भी है, अभी समय काफ़ी है बचा हुआ, तो आप गोल अपना अभी से सेलेक्ट कर सकते हैं और गोल के हिसाब से हमेशा काम करना है। नॉलेज जो है वो आसमान के नीचे अथाह नॉलेज है, उसका कोई अंत नहीं है। नगर आयुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि मोबाइल के को लेकर के मोबाइल के लिए लोग कहते हैं कि मोबाइल इस्तेमाल करना खराब चीज़ है, लेकिन उसके बिना काम नहीं चल सकता है आज के डेट में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है पूरी तरह से। आप अगर नहीं इसको यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे, क्योंकि अब अपने बेटे का ही हम देखते हैं, बेटा जो है वो मोबाइल वैसी जानकारी जो हमको जाकर के 7th 8th क्लास में हुई वो सारी चीज़ें वो जानता है, सोलर सिस्टम सब जानता है, सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन से प्लैनेट के कौन सा मून है, सब कुछ जानता है। तो इसीलिए क्या होगा कि वो मोबाइल, तो अगर उसके साथ हम अगर कम्पीट करेंगे तो हम उस लेवल पे जब रहेंगे तो डिसएडवांटेज है मेरे पास, हम उससे पीछे रहेंगे हमेशा। तो इसीलिए मोबाइल का इस्तेमाल करना है, लेकिन लिमिटेड और जुडिशियस यूज और चालाकी से उसका इस्तेमाल करना है, कि पॉजिटिव यूज हो, नेगेटिव यूज नहीं हो, फालतू का यूज में नहीं देखना है। कॉलेज को एनरिच करें वो चीज़ें देखनी चाहिए और उसका लिमिटेशन रहना चाहिए। मेरे हिसाब से 1-1.5 घंटा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। न्यूज़पेपर के बारे में भी DDC साहब बताए कि न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहिए, उससे भी नॉलेज बेस लोगों का बढ़ता है। मोबाइल में थोड़ा समस्या ये है कि क्या सही इंफॉर्मेशन है क्या गलत है, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। लगभग 70% इसमें जो चीज़ें आती हैं वो फेक न्यूज़, गलत डाटा, यही सब आती है। तो इसीलिए पेपर के साथ ये नहीं है, न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया जो है उसमें है कि चीज़ें कई लेवल पे वेरीफाई होकर के तब पेपर में छपती है। तो इसलिए न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर में। लेकिन न्यूज़पेपर के साथ भी वही है, गाँव में हम देखते हैं कि एक ही पेपर लोग 6 घंटा तक पढ़ते रह जाते हैं उसी न्यूज़पेपर के, तो 6 घंटा। तो एक चीज़ इसी के साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम कहना चाह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट कंपटीशन के लिए टाइम मैनेजमेंट अति महत्वपूर्ण है। दोनों, आप जब पेपर लिख रहे हैं, एग्जाम का पेपर दे रहे हैं उस समय भी टाइम मैनेजमेंट, और जब आप तैयारी कर रहे हैं उस समय भी टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि चीज़ें जो आपका सिलेबस है सबको आपको कवर करना है, सबको कवर करना है। और वो अमूमन आज के डेट में जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग तैयारी करने के लिए जो समय उसके लिए किसी भी एग्जाम के लिए चाहिए तो लगभग साल भर का चाहिए। वो साल भर के समय में से आप कोई भी 24 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकता। पढ़ाई कोई भी कर सकता है। यहाँ पे जो कंपेयरिंग कर रही है मैडम 18 घंटा बोली, 18 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता। हमको तो नहीं लगता कि कोई 18 घंटा पढ़ सकता है, ना हम कभी पढ़ पाएंगे। पढ़ने के बाद किताब लेके बैठ गए हैं, 18 घंटा टाइम काट दिए, उसका मतलब नहीं है। टाइम काटने से थोड़े कुछ है, आपको क्वालिटी पढ़ाई होनी चाहिए। क्वालिटी पढ़ाई आप 8 से 10 घंटा मैक्सिमम आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। दिमाग की भी क्षमता लिमिटेड है, उससे ज़्यादा पढ़िएगा तो ओवरफ्लो होगा, वो किसी काम का नहीं है।
तो 8 घंटा तक आप पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। ये नहीं कि सप्ताह में 2 दिन पढ़े फिर 5 दिन गैप कर दिए, 2 दिन आप 18 घंटा पढ़ लिए, बाकी 5 दिन जो है वो 2-2 घंटा पढ़े। ऐसा नहीं करना है। 8 घंटा रूटीन बना लीजिए, उतना 8 घंटा आप डेली पढ़िए। बहुत ज़्यादा पढ़ाई 18 घंटा संभव ही नहीं है और स्वास्थ्य भी उससे खराब होता है। तो वो आप रूटीन बना लीजिए। तो वो टाइम आप क्वालिटी टाइम जो आपके पास अवेलेबल है 24 घंटे में 8 घंटे ही है, और साल में आपको 365 दिन ही है। 365 दिन में से भी कितना भी आप कर लीजिएगा तो कम से कम 30-35 दिन तो आपका वेस्ट जाना ही जाना है। कुछ ना कुछ वैसा इमरजेंसी निकले आया या कुछ ना कुछ है तो 30-35 दिन तो लगभग आपको 320 दिन के आसपास ही साल में अवेलेबल है। अब उसमें से अब 8 घंटा में से आप 6 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने में बर्बाद कर दिए तो फिर आपको रिजल्ट आपको मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो वो न्यूज़पेपर के लिए 1 घंटा से ज़्यादा कतई नहीं देना। पढ़ना है न्यूज़पेपर प्रतिदिन, लेकिन 1 घंटा से ज़्यादा नहीं देना है। फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी। फालतू चीज़ें मतलब उचक्कों में अटैची हुआ है, ये सब फालतू नहीं कुछ। लोकल पॉलिटिक्स दिया हुआ है, आपके टाउन का पॉलिटिक्स का न्यूज़ है, वो क्राइम का न्यूज़ है, वो सब बिना किसी काम का है। आपको चीज़ें जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव वाली चीज़ें हैं उसी पे ध्यान रखना है। तो आपके जो अगर यूपीएससी या सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हैं या बीपीएससी भी दे रहे हैं तो उसमें आपको जो है सरकार की नीति से संबंधित चीज़ें जो है वो उस पर फोकस करना चाहिए। इकोनॉमी से संबंधित चीज़ें उस पर फोकस करना चाहिए। नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ है तब उसको देख सकते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उसको देखना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन हमारा जो है दूसरे देशों के साथ क्या संबंध है, उसमें कुछ नया स्टेप हुआ है, वो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। कोई इंटरनेशनल लेवल पे घटना इत्यादि हुआ है तो उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। इन सब चीज़ों पे फोकस हो करके वो न्यूज़पेपर पढ़ना है जिससे कि आपका नॉलेज बेस बढ़े। एडिटोरियल जरूर पढ़ना है। एडिटोरियल में इसलिए जरूर पढ़ना है क्योंकि एडिटोरियल में विश्लेषण करके चीज़ों को लिखी जाती है। तो वो विश्लेषण करने की क्षमता किसी भी इंडिविजुअल में, हम केवल यूपीएससी और बीपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में जाइएगा तो वो खोजा जाता है कि आपको विश्लेषण करने की क्षमता कितनी है। प्राइवेट सेक्टर में भी लोग जाता है तो वो जीडी इंटरव्यू ये सब लिया जाता है सिलेक्शन के पहले। इसीलिए लिया जाता है कि आपको एनालिसिस की क्षमता कितनी है वो देखी जाती है। तो वो एनालिसिस करने की क्षमता आपकी डेवलप होती है अगर आप एडिटोरियल अच्छे पेपर का एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उससे विश्लेषण करने की क्षमता आपकी डेवलप होती है। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट पे वापस हम आते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम में भी और तैयारी के समय भी। तैयारी के समय वही पता है कि 8 घंटा आपको समय है तो उसको एकदम इफेक्टिवली यूज करना है। जो आपका गोल है, जो जिस पे आपको पहुंचने का है, तो उस अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला गोल है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आए हुए पेपर्स, सिलेबस, उस पर फोकस होकर, जो एग्जाम का सिलेबस है उस पर फोकस होकर पढ़ाई होनी चाहिए। आलतू फालतू चीज़ें दरकिनार करना है। जो फोकस है आपका उसी के हिसाब से होना चाहिए। अब सिपाही भर्ती का एग्जाम है तो उसका फोकस अलग होता है। दरोगा का भर्ती का एग्जाम है तो उसका फोकस अलग होगा क्योंकि सिलेबस दोनों का अलग है, एग्जाम का तरीका अलग है, तो आपकी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। बीपीएससी का वैसे ही अलग है, यूपीएससी का वैसे ही अलग है। तो आपका जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है तो आपका सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण है, क्या सिलेबस है, और दूसरा आपका आए हुए पेपर्स, पिछले 20 वर्षों के जो पेपर आए हुए हैं उसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। उसको अपने से लिख के कोशिश करना चाहिए सॉल्व करने का, और उससे फिर आप रिफाइन होते जाते हैं। एक क्वेश्चन जनरली रिपीट नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है ये क्लियर हो जाता है। कॉन्सेप्ट, अगर आईआईटी की एग्जाम की बात करें तो आईआईटी में भी लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट से रिपीट होता है। जो कॉन्सेप्ट है वो तो चेंज नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट तो सेम हो जाता है। तो क्वेश्चन भले रिपीट नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। तो वो कैसे लगा वो तभी आपको क्लैरिटी होगा या तभी आप फास्ट उसको कर पाइएगा जब आए हुए जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको आप कई बार सॉल्व किए हैं। कई बार सॉल्व किए हैं तो आपको
समझ में आ जाता है कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगा था तो इस क्वेश्चन में भी इस प्रकार से लग सकता है। तो इसलिए आए हुए पेपर्स जो हैं उसका प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है और जो सिलेबस है उससे स्टिक करना अति आवश्यक है। अन्य कैरियर ऑप्शंस आज के डेट में जैसे कि महापौर महोदय द्वारा बताया गया कि कैरियर ऑप्शन में हम लोग जब छोटे थे उस समय तो हम लोग तो डॉक्टर इंजीनियर सुन के उधर बढ़ चले, फिर धीरे धीरे पता चला कि अकाउंटेंसी भी बहुत अच्छा कैरियर प्रोफेशन है, सीए लोग बनते हैं, एमबीए करते हैं वो भी अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में एमबीए करिए तब आप हायर लेवल पे पहुंच पाते हैं। तो ये तो केवल पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, लेकिन आज के डेट में पढ़ाई से हट के भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जो कि इंडियन टीम केवल होती थी 11 प्लेयर्स होते थे, 11 या 16 प्लेयर में सिलेक्शन हुआ तो हुआ, नहीं तो बाकी लोग धूल फाड़ते थे। लेकिन आज के डेट में उसमें भी बहुत ऑप्शन है। उसी प्रकार से अन्य स्पोर्ट्स में भी है, हर स्पोर्ट्स में आपको कैरियर ऑप्शन बहुत सारे खुल गए। तो इसीलिए सभी जो बच्चे हैं उनको केवल उनका अपना बहुमुखी प्रतिभा जो होता है उसको पहचानना चाहिए, उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग, अब उसमें तो ट्रेनिंग की आवश्यकता है, आर्ट्स और म्यूजिक है तो उसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो ट्रेनिंग अवश्य उसको मिलना चाहिए। स्पोर्ट्स कई सारे स्पोर्ट्स हैं जो जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ स्टेमिना की आवश्यकता होती है तो उसमें न्यूट्रिशन उस हिसाब से होना चाहिए, उसका खान पान उस तरह का होना चाहिए, तो उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे जो अभिभावक हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए और बच्चे जो आज आए हुए हैं उनका भी, अब 10th लेवल के बच्चे तो अच्छा खासा चीज़ों को समझने में सक्षम होते हैं, उनको भी चीज़ों को समझना चाहिए और उस हिसाब से अपना कैरियर प्लान करना चाहिए, जो गोल है उसको डिसाइड करना चाहिए और उसके हिसाब से आप टाइम मैनेज करके अपना अच्छे से काम करना है। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट वाली एक बात छूट रही थी, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट में ये हमेशा ध्यान रखिए, जो कॉम्पिटिटिव एक नंबर आईएएस है उनका हमको याद है कि एम्स दिल्ली का वो एग्जाम लिखा था, उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, केवल 0.33 नंबर के कमी के चलते, 0.33 नंबर के चलते सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो सोच लीजिए कि ये 1/3 नंबर की भी वैल्यू है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो बार बार प्रैक्टिस करने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं कि आप पेपर का बार बार प्रैक्टिस करिएगा, तो प्रैक्टिस करने पे आपको वो टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे आ जाएगा, आप अपने आप सीख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा पेपर कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो पा रहा है तो आप और प्रैक्टिस करिए कि टाइम पे आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए वो बार बार लिखना आवश्यक है और एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट से मेरा यही मतलब था। क्वेश्चन जितने बड़े आंसर उसमें एक्सपेक्ट किए जाएंगे, 200 वर्ड में लिखने की बात है तो 200 वर्ड ही लिखिए। आपको अगर वो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर की बजाय आप उसमें 400 वर्ड में लिख दीजिएगा, 10 नंबर का बढ़ा के 15 नंबर आपको उसमें नहीं मिल जाएगा, आपको मैक्सिमम जो मिलेगा 10 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलने जा रहा है। तो उसमें फालतू में टाइम आप वेस्ट करेंगे, उसके चलते हो सकता है कि आपका दूसरा क्वेश्चन छूट जाए, तो उसमें 10 जो मिलना था 10 में 0 मिल जाएगा। तो इसलिए एक एक नंबर का वैल्यू है उसका सभी लोग ध्यान रखें। एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम लास्ट में दो टॉपिक, एक तो स्वास्थ्य को लेकर के डीडीसी साहब ने भी बताया, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बहुत होना चाहिए। बचपन में हम लोग भी बहुत ध्यान नहीं दिए, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया तो बाद में 1-आध घंटा आदमी फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान देता है। फिजिकल जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई भी कहेंगे आप अचीव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आवश्यक है कि फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। 40 मिनट या 1 घंटा कम से कम रनिंग करिए या जो स्विमिंग करना है, जो भी एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी है, योगा कर सकते हैं, व्यायाम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है। मोबाइल के लिए मैंने बताया है कि मोबाइल लिमिटेड यूज हो, लेकिन यूज होना है, मतलब यूज करिएगा तभी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बने रह पाइएगा, नहीं तो बाकी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे कि भाई वो मोबाइल में कई सारी इंफॉर्मेशन है जो कि वो गेन कर चुका है, वो आपसे आगे निकल गया। तो इसलिए वो करना है, लेकिन लिमिटेड यूज करना है कि आपको डैमेज नहीं पहुंचे। अंत में हम आते हैं मोरल एजुकेशन को लेकर के। हमेशा ये ध्यान रखिए कि चीजें लोग अचीव करते हैं, समाज में ग्लैमराइज कई सारी चीज़ों को कर दिया जाता है, चीज़ें लोग जो अचीवमेंट हासिल करते हैं तो ग्लैमराइज करने के चलते सही पाथ नहीं जो फॉलो करके गलत पाथ यूज करके भी कई सारी चीज़ों को लोग अचीव कर लेते हैं।
उसका भी कई बार महिमा मंडन हो जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में जब भी देखिएगा लंबे अवधि में तो वो कहीं ना कहीं पे वो नीचे गिरता ही गिरता है। तो इसलिए सही पाथ का चयन कीजिए, हमेशा प्रयास करिए कि दूसरों को दुखी करके आगे नहीं बढ़िए, दूसरे के सीने पे पैर रख के आगे मत बढ़िए। हमेशा प्रयास करिए कि सबको साथ में लेके चलिए। अगर सबको साथ में नहीं लेके चलते हैं तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम दूसरों को परेशान मत कीजिए। ये नहीं कि दूसरे का गला काट के आगे बढ़े, वो कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो नियम है उन नियमों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। समाज बेहतर तभी होगा जब हम लोग नियमों का पालन करेंगे। ट्रैफिक को लेकर के पुलिस से जुड़ा है तो ज़्यादा हम भाषण नहीं देंगे, लेकिन ट्रैफिक के लिए वही चीज़ होल्ड करता है। ट्रैफिक में पतली सड़कें हैं, उधर नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, लेकिन वहाँ जाम नहीं लगता है क्योंकि लोग नियम का पालन करते हैं। ओवरटेकिंग नहीं। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब सब कोई नियमों का पालन करेगा। तो नियम का लूप होल निकाल के उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यही सभी से आग्रह है, आप सभी अच्छे इंसान बने। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे अपना ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए कि अच्छे इंसान बने। जो हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारा प्रदेश है, वो आगे बढ़े। आपका जो है वो हमेशा पॉजिटिव उसमें कंट्रीब्यूशन हो। आपको जो हमारे देश का मैन पावर ही आज के डेट में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा एसेट है। अगर कहा जाए तो चाइना से भी हम लोग आगे निकल गए हैं, लेकिन वो एसेट तभी है जब आप अच्छे इंसान बनिएगा, पॉजिटिव आपका कंट्रीब्यूशन हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। जो नया SDC में सिलेक्शन, SDM में सिलेक्शन हुआ है, पुष्पा जी को उनको भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो बच्चे यहाँ पे जिनको आज पुरस्कृत किया जाएगा उन्हें भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। लेकिन जो बच्चे इसमें नहीं है, मेरे जैसे बच्चे जो कभी इस प्रकार से पुरस्कार नहीं पा पाए, उनको भी मैं शुभकामना देना चाहूँगा। जरूरी नहीं है कि आज आप अचीव नहीं कर पाए हैं तो आगे नहीं कुछ अचीव कर पाइएगा। मेहनत करिएगा, फोकस होकर काम करिएगा तो अवश्य आपको अचीवमेंट मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। एक